स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 98 समानांतर पाठ। मैंने अक्टूबर के एक गुरुवार को समानांतर पाठ पैरेलल टेक्स्ट का पहला अध्याय लिखा। पहली पंक्ति नहीं, वो तो मेरे पास हफ्तों से थी, बरसी के दिन से ही। जो कहानी लिखी गई थी उसने कहा था कि सम्राट एक खलनायक था। यह वो कहानी है जो इसके बजाय घटित हुई। पहला अध्याय। मैं इसे इसलिए नहीं टाल रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या लिखना है, बल्कि इसलिए टाल रहा था क्योंकि मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता था कि क्या लिखना है और मैं इसके लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना चाहता था। चौखट, दहलीज होने के गुण का मतलब था एक ही समय में भीतर और बाहर दोनों तरफ होना। और समानांतर पाठ लिखने के लिए इन दोनों की एक साथ आवश्यकता थी, भीतर का अनुभव और बाहर का नजरिया, इसे जीना भी और इसका लेखा जोखा रखना भी। मैंने 6 घंटे तक लिखना जारी रखा। पहले अध्याय में शुरुआत को समेटा गया था। दूसरी दुनिया का एक लड़का, एक उधार का शरीर, शराब का एक सुराहीदार जग और 30 सेकंड की वह बातचीत जिसने हर चीज की दिशा बदल दी। एक ऐसी कहानी में कदम रखने का एहसास जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हो। अंजाम को जानने और फिर उसे बदलने का फैसला करने का वो विशिष्ट डर और आजादी। जब मैंने पहला अध्याय पूरा कर लिया तो मैंने उसे दोबारा पढ़ा। ये बिल्कुल सही था। एकदम सटीक तो नहीं, पहली बार में कोई भी चीज पूरी तरह सटीक नहीं होती, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सही था, बिल्कुल उस चीज की तरह जिसने अपना सही रूप पा लिया हो। इसकी आवाज वही चौखट वाली आवाज थी, एक ही समय में भीतर और बाहर दोनों तरफ। ये दोहरा नजरिया कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वास्तव में वैसा होने का मेरा असली अनुभव था जैसा मैं था। मैं इसे सेराफिन के पास ले गया। मेरे इंतजार करने के दौरान उसने तहखाने में इसे पढ़ा। इसमें 40 मिनट लगे क्योंकि सेराफिन बहुत ध्यान से और पूरा पढ़ती थी। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो इसे नीचे रख दिया। हाँ, उसने कहा। क्या सिर्फ हाँ? जब कोई चीज बिल्कुल सही होती है तो हाँ कहना ही काफी होता है, उसने कहा। जब वो गलत होती है तब आपको और शब्दों की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल सही है। वो रुकी। ये शुरुआती पैराग्राफ अंजाम को जानने और उसे बदलने का फैसला करने के बारे में जो हिस्सा है, उसने मेरी तरफ देखा। यह एक ही पैराग्राफ में पूरा रिकॉर्ड है। हम यही तो करते आ रहे हैं, आधिकारिक अंजाम को जानना और फिर उस सच्चे अंजाम को लिखने का फैसला करना। हाँ, मैंने कहा। यह इसका एपिग्राफ, मंगलाचरण, उद्धरण होना चाहिए, उसने कहा। पूरे रिकॉर्ड की शुरुआत, न कि सिर्फ समानांतर पाठ की। हम जो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका एक औपचारिक बयान। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम अभी यह एपिग्राफ लिखने जा रहे हो, उसने कहा। मैं तुम्हारे चेहरे पर यह होते हुए देख सकती हूँ। ये तो लिखो इसे, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगी। मैंने वो एपिग्राफ लिखा। इसमें 8 मिनट लगे। ये 3 वाक्यों का था। जो कहानी लिखी गई थी उसने कहा था कि अंजाम तय था। जो कहानी घटित हुई उसने कहा और करीब से देखो। ये और करीब से देखने का ही रिकॉर्ड है। सेराफिन ने इसे पढ़ा। हाँ, उसने कहा। यही है। मैं उसी शाम इसे कायल के पास ले गया। उसने वॉर रूम की मेज पर इसे उस विशिष्ट और एकाग्र तरीके से पढ़ा जिस तरह वो उन चीजों को पढ़ता था जो बहुत मायने रखती थी। फिर उसने ऊपर देखा। ये हर चीज की शुरुआत में जाएगा, उसने कहा। औपचारिक रिकॉर्ड और समानांतर पाठ दोनों में। इमारत, जब इमारत खुलेगी तो यह उसके समर्पण, डेडिकेशन के रूप में होगा। जब वो खुलेगी, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। चाहे वो जब भी हो, इसमें जितना भी समय लगे, यही समर्पण होगा। वो रुका। 3 वाक्य जो बताते हैं कि यह सब कुछ आखिर किस लिए है। क्या ये सही है? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। ये बिल्कुल सही है, उसने कहा। तुम 1 साल से इसी की तरफ बढ़ते हुए लिख रहे थे। यही वो चीज है जिसकी तरफ बढ़ते हुए तुम निर्माण कर रहे थे। हर चीज की शुरुआत, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। और यह भी। वो रुका। अगली चीज की शुरुआत। अब जब तुम जानते हो कि इसकी आवाज कैसी है, अब जब तुम्हें वो आवाज मिल गई है, अगली चीज क्या है? बाकी का समानांतर पाठ, उसने कहा। इसके अध्याय, ये सब कुछ, भीतर से लिखा गया विवरण। वो रुका। तुम्हारे पास 1 साल की सामग्री मौजूद है और आगे का काम भी, मैंने कहा। इमारत का निर्माण, विस्तार काल का अध्ययन, तेवरिस का वो संदर्भ जो हर चीज से पुराना है, अर्थ वाला हिस्सा। मैं रुका। पूर्वी विंग और सुबह की रोशनी, वो जो निरंतर जारी है, जो निरंतर जारी है, उसने कहा। हाँ, रिकॉर्ड कभी समाप्त नहीं होता, मैंने कहा।
ये कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी में शामिल है। सच्चा इतिहास एक निरंतर चलने वाला दस्तावेज है। इसे तब तक आगे बढ़ाया जाता रहेगा जब तक इसे लिखने के लिए लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन पहला विवरण, उसने कहा। तुम्हारा विवरण, वो तो कहीं जाकर समाप्त होगा। हाँ, मैंने कहा। जब सही पल आएगा। वो पल कब आएगा? मैंने इस बारे में सोचा। आर्किटेक्ट की बारी किया। रिकॉर्ड की शुरुआत। इमारत का बनता हुआ रूप। महल के नीचे का वो नींव वाला कमरा जिसकी दक्षिणी दीवार पर उकेरा गया था। शुरू करो। उत्तरी दीवार का आभार, जिसे किसी ऐसी चेतना ने लिखा था जो इच्छाएं करना सीख रही थी। पूर्वी विंग में सुबह की रोशनी। कायल के हाथों में वो नोटबुक। ये सब कुछ। जब इमारत खुल जाएगी, मैंने कहा। समानांतर पाठ तब समाप्त होगा जब घर, होम, अपने दरवाजे खोल देगा। जब जो कोई भी चाहेगा भीतर आ सकेगा और इस रिकॉर्ड को पा सकेगा। मैं रुका। यही अंत होगा। किसी संकट का समाधान नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस वो पल जब सच्चा इतिहास हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद ये चलता रहेगा, मैंने कहा, मेरे वर्णन किए बिना, क्योंकि रिकॉर्ड का पूरा उद्देश्य ही यही है कि इसके लिए किसी एक कथावाचक, नरेटर, की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इसमें शामिल लोगों की जरूरत है कि वे इसका हिस्सा बने रहें। इस इमारत की जरूरत है कि वह इसे सहेज कर रखे, और जो कोई भी चाहे यहां आए और इसे पढ़े। लेकिन तुम लिखना जारी रखोगे, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, मैं लिखना जारी रखूंगा। मैं बस शुरुआत का वर्णन करना बंद कर दूंगा। मैं रुका। शुरुआत लिखी जा चुकी होगी। यह वहां हर उस व्यक्ति के लिए मौजूद रहेगी जो ये जानना चाहेगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा। वे तुम्हारे बारे में पढ़ सकेंगे। उस खलनायक के बारे में, उसने कहा। कायल ड्रेवोस के बारे में, मैंने कहा, जो उस परिभाषा से कहीं अधिक जटिल था। उसके हाव भाव में कुछ बदला। वो पूरी तरह जीवंत गर्माहट जो 1 साल से धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसे अच्छे से लिखना, उसने कहा। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, मैंने कहा। अध्याय 99, वो सब कुछ जो बाद में घटित हुआ। ये कहानी का वह हिस्सा है जहां मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। कोई नाटकीय रूपांतरण नहीं, न कोई अंतिम युद्ध, न ऐन वक्त पर हुआ कोई रहस्योद्घाटन, और न ही कोई ऐसा समाधान जो सब कुछ साफ साफ समेट दे। ये सच्चा संस्करण है, यानी कि निरंतर जारी रहने वाला संस्करण। वो संस्करण जो उस बिंदु के भी आगे जाता है जहां ज्यादातर कहानियां रुक जाती हैं। निर्माण में 2 साल लगे। सेबल ने इसे बिल्कुल आर्किटेक्ट, वास्तुकार के नक्शों के अनुसार बनाया, जिसमें भार वहन दर्शन के बारे में कायल के विचारों के सुधार शामिल थे। और जब ये पूरा हुआ तो यह बिल्कुल सही था। वैसी ही सत्यता जैसी स्कॉलरली सीट के संग्रह में मौजूद उस टुकड़े की थी। सही अनुपात वाला वो पत्थर। एक ऐसी संरचना जो बिल्कुल सही तरह से टिकी हुई थी, क्योंकि इसे इस समझ के साथ बनाया गया था कि थामे रखने का असल मतलब क्या होता है। होम वसंत ऋतु के एक मंगलवार को खुला। मैंने यह बात मंगलवारों की वजह से दर्ज की। इस उद्घाटन के अवसर पर वहां 8 लोग, सेबल और वास्ते चेन, जो स्कॉलरली सीट से आए थे, तेवरिस, जो तब तक 2 बार और स्कॉलरली सीट से आ चुके थे और राजधानी के बौद्धिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके थे, मौजूद थे। और ब्रेस भी, जिसने सुना था कि इमारत खुल रही है और वह बिना बुलाए ही आ गई थी, क्योंकि वह समझती थी कि यही वह पल था जिसके लिए उसके पिता ने वह नोटबुक संभाल कर रखी थी। और गवर्नर टेलिन भी आए थी, क्योंकि उनका पारिवारिक नाम रिकॉर्ड में दर्ज था, और जब रिकॉर्ड को अपना घर मिल रहा था तो उनका वहां होना लाजमी था। और 7 जीवित नायक उम्मीदवार, हीरो कैंडिडेट्स भी आए थे, क्योंकि कैलम ने उनसे व्यक्तिगत रूप से एक एक करके पूछा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह हर बात पूछता था, सीधे और सच्चे मन से, ये साफ करते हुए कि उनकी उपस्थिति मायने रखती है। एक ऐसी इमारत में 23 लोग मौजूद थे जो सैकड़ों लोगों को समाहित कर सकती थी। कायल ने वो एपिग्राफ, उद्धरण, पढ़ा। जो कहानी लिखी गई थी, उसने कहा था कि अंजाम तय था। जो कहानी घटित हुई, उसने कहा, और करीब से देखो। ये और करीब से देखने का ही रिकॉर्ड है। फिर माहिरन ने पूरी हो चुकी इमारत की संरचनात्मक रीडिंग की, एक औपचारिक रीडिंग, जिसके गवाह मौजूद थे, क्योंकि इमारत की संरचनात्मक कोडिंग रिकॉर्ड का ही एक हिस्सा थी और उसे प्रलेखित, डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए था। और जब उसने इसे पूरा किया तो बेहद धीमे स्वर में कहा, आर्किटेक्ट इसके भीतर मौजूद है। एक उपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि संरचना के रूप में। वह कोडिंग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका इरादा था। यह इमारत वही है जिसे उसने डिजाइन किया था। क्या ये सही है? सेबल ने पूछा। ये बिल्कुल सटीक है, माहिरन ने कहा। ये सबसे सटीक इमारत है जिसे मैंने आज तक महसूस किया है। वह रुकी। ये बेहद खूबसूरत है।
और वास्ते चेन हर कमरे से होकर गुजरे और 40 मिनट तक कुछ नहीं बोले। फिर कहा, स्कॉलरली सीट पिछले 400 सालों से यहाँ है। हम इसी की तरफ बढ़ते हुए निर्माण कर रहे थे। ब्रेस वाचन कक्ष रीडिंग रूम में रिकॉर्ड की मुख्य वाचन प्रति, जो औपचारिक थी, जिल्द बंधी हुई और सबके लिए उपलब्ध थी, के पास खड़ी हुई और उस पर अपना हाथ रख दिया। वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, वे होते तो, और वह रुक गई। फिर बोली, वे खुश होते। बस इतना ही। इसे आगंतुक पुस्तिका विजिटर रिकॉर्ड में लिख दो, मैंने कहा। हम जानना चाहते हैं कि जब लोग यहाँ आते हैं तो वे कैसा महसूस करते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। तुम रिकॉर्ड को पढ़ने वाले लोगों का भी एक रिकॉर्ड रख रहे हो, उसने कहा। रिकॉर्ड कभी रुकता नहीं है, मैंने कहा। जब लोग इसका सामना करते हैं तो वे क्या महसूस करते हैं, वो भी सच्चे इतिहास का ही हिस्सा है। वो हिस्सा जो निरंतर जारी है। उसने आगंतुक पुस्तिका में लिख दिया, वे खुश होते। बस इतना ही। वे सातों नायक उम्मीदवार एक साथ भीतर घूम रहे थे। मैंने उन्हें वाचन कक्ष के दरवाजे से देखा। 7 लोग जिन्हें चिन्हित किया गया था, इस्तेमाल किया गया था और सुविधाजनक काल्पनिक कहानियों के नीचे दबा दिया गया था। वे आज एक ऐसी इमारत में चल रहे थे जिसमें उनका सच्चा विवरण मौजूद था। वे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। सेल नाम की एक उम्मीदवार ने उम्मीदवार नंबर 7, जो दक्षिणी तट की एक व्यापारी थी, उस दीवार को छुआ जहां उसके हिस्से का संदर्भ दिया गया था और वो वहां एक लंबे पल के लिए खड़ी रही। मैंने उसके चेहरे के भावों को कागज पर नहीं उतारा, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए नहीं होती। लेकिन मैं वहीं आसपास ही रुका रहा, बस यूं ही। कैलम और पेट्रा केंद्रीय हॉल में खड़े थे। ये सबसे बड़ी जगह थी जिसे आर्किटेक्ट ने इसी तरह के मिलन के लिए डिजाइन किया था, जहां आने वाला कोई भी व्यक्ति सच्चे इतिहास से रूबरू हो सके। वे आनुपातिक खिड़कियों से भीतर आती रोशनी को देख रहे थे। अच्छी रोशनी है, पेट्रा ने कहा। यह अनुपात प्रोपोर्शंस का कमाल है, कैलम ने कहा। खिड़कियों का आकार बिल्कुल इसी तरह। मुझे पता है कि रोशनी क्यों अच्छी है, उसने कहा। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि यह अच्छी है। उसने पेट्रा की तरफ देखा। इस अस्तित्व के लिए आभारी हो, उसने पूछा। हाँ, उसने कहा, बिल्कुल यही बात है। सेराफिन पुरालेख कक्ष आर्काइव रूम में खड़ी थी, पीछे का वह हिस्सा जहां तापमान नियंत्रित था और जहां औपचारिक दस्तावेजों को स्कॉलरली सीट की सामग्रियों, भाषा के अस्तित्व में आने से पहले के दस्तावेजों, जिनका माहिरन ने अनुवाद किया था, संस्थापक विद्वानों के असली पत्रों, ओरिन वेस की नोटबुक और उस हर चीज के साथ रखा गया था जो अपने संदर्भ का इंतजार कर रही थी। उसने इसे उसी भाव से देखा जिसका इस्तेमाल वो तब करती थी जब कोई चीज बिल्कुल वैसी होती थी जैसी उसे होना चाहिए था। गिल्ड का पुनर्गठन आधा पूरा हो चुका है। जब मैं उसके पास आकर खड़ा हुआ तो उसने कहा, मुझे पता है, जब ये पूरा हो जाएगा, जब नए परिचालन चार्टर को मंजूरी मिल जाएगी, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ आएगा। औपचारिक रूप से इस बात का सच्चा विवरण कि गिल्ड को किस काम के लिए बनाया गया था, वह क्या बन गया और अब उसे किस रूप में दोबारा खड़ा किया गया है। हाँ, मैंने कहा। वो यहाँ आएगा। अच्छा है, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रहे, गिल्ड के अभिलेखागार में नहीं। यहाँ क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। क्योंकि गिल्ड का अभिलेखागार उस संस्था का रिकॉर्ड है। ये सच्चा इतिहास है। ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। नहीं, मैंने कहा, ये एक जैसी नहीं है। सच्चा इतिहास अधिक महत्वपूर्ण है, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, इसीलिए हमने इसके लिए एक इमारत बनाई है। वालरस पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में थी, पुरालेख कक्ष आर्काइव रूम में नहीं, बल्कि एक दूसरे, उससे छोटे कमरे में, जिसे नक्शे में निजी अध्ययन के लिए रखा गया था, लेकिन जिसे मैं चुपचाप कठिन परिस्थितियों के साथ बैठने वाले कमरे के रूप में देखने लगा था। वो वहां माहिरन के साथ बैठी थी। वे बात नहीं कर रही थी, बस साथ थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वे अब साथ रहती थी। एक ऐसा नया तरीका जिसके नीचे पुराना अतीत छुपा हुआ था। मैंने भीतर झांका और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। और कायल, मैंने कायल को नींव वाले कमरे, फाउंडेशन रूम में पाया। महल के नीचे वाले उस छिपे हुए कमरे में नहीं। हमने उस कमरे को हटाया नहीं था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित था, महल की संरचना का ही एक हिस्सा। बल्कि यह इस नई इमारत की अपनी नींव थी, वो जगह जहां खुदाई ने सीधे महल के संरचनात्मक नेटवर्क से जुड़ाव बनाया था, वो कमरा जिसे इस जुड़ाव का केंद्र बिंदु बनने के लिए ही डिजाइन किया गया था। वो दीवारों को पढ़ रहा था। बिल्डरों ने उसके विशेष निर्देश पर इस कमरे की दीवारों को अधूरा ही छोड़ दिया था। पत्थरों को प्लास्टर करने के बजाय खुरदरा ही रहने दिया गया था और आर्किटेक्ट के निर्माण की संरचनात्मक कोडिंग को दर्ज तो किया गया था, पर उसे छिपाया नहीं गया था। वो कमरा हर मायने में इस इमारत की नींव था,
भौतिक, संरचनात्मक और ऐतिहासिक रूप से। वो इसे उसी तरह पढ़ रहा था जैसे वो उन सभी चीजों को पढ़ता था जो बहुत मायने रखती थी, पूरी तरह से, गंभीरता से, अपने उस पूरे ध्यान के साथ जिसका इस्तेमाल वो 1 साल से उन चीजों पर कर रहा था जो सरकारी संदेश, डिस्पैचेस, नहीं थी। यह क्या कहता है? मैंने पूछा। निर्माण की बारीकियां, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस, उसने कहा। आर्किटेक्ट की कार्यप्रणाली, क्यों हर एक अनुपात वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए? इस नींव और इसके ऊपर बनी संरचना के बीच का संबंध। वह रुका। वह रुक गया। क्या यह एक सीख, टीचिंग है? उसने कहा। लिए गए फैसलों का कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक सीख। ये खुद को समझा रहा है कि इसने वे फैसले क्यों लिए जो इसने लिए। मानो इसे उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन यहाँ कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो इसे समझना चाहेगा। मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। ये जानता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सिर्फ यह नहीं जानना चाहेगा कि क्या हुआ, बल्कि यह भी जानना चाहेगा कि क्यों हुआ। वह रुका। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे सवालों ने मुझे एक ऐसा इंसान बनने पर मजबूर किया जो जवाब दे सके। ये भी पाठक से उम्मीद करता है कि वह एक ऐसा इंसान हो जो ये समझता हो कि क्यों का महत्व भी उतना ही है जितना कि क्या का। ये तुम्हारे लिए ही लिख रहा था, मैंने कहा। विशेष रूप से तुम्हारे लिए। तुम, जो भार वहन दर्शन के बारे में अपने विचार रखते हो और जिसने 3 सप्ताह लगाकर तेवरिस के पूरे शोध के ढांचे को समझने लायक बनाया। ये हर उस व्यक्ति के लिए लिख रहा था जो इसे समझ सके, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन ये जानता था कि तुम यहां होगे। वो कुछ पल के लिए शांत रहा। अर्थ वाला हिस्सा, द मीनिंग सेक्शन, उसने कहा। मैं इसे लिख रहा हूं। वो संस्करण जो रिकॉर्ड में जाएगा। मुझे पता है, मैं ड्राफ्ट्स, प्रारूप पढ़ रहा हूं। क्या तुम्हें? वो रुका। क्या ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा। ये बिल्कुल सही आवाज है। रिकॉर्ड को इसी की आवश्यकता थी। वो खामोश रहा। नींव वाले कमरे की पूर्वी दीवार, मैंने कहा। समर्पण वाला हिस्सा। इससे पहले कि हम आज के लिए इस इमारत को जनता के लिए बंद करें, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ देखा। रिकॉर्ड में हर उस व्यक्ति की आवाज शामिल है जिसने इसे बनाया है, मैंने कहा। समानांतर पाठ मेरा है। अर्थ वाला हिस्सा तुम्हारा है। संरचनात्मक रीडिंग्स माहिरन की है। सेराफिन के कार्यप्रणाली वाले नोट्स, कैलम की जीवित गवाहियां, वाल्ड्रेस का इंटेलिजेंस आर्काइव, ये सब कुछ। मैं रुका। नींव वाले कमरे पर इसे बनाने वाले की पहचान, बिल्डर्स मार्क, होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पुरानी इमारतों की नींव में उसे बनाने वाले की छाप होती थी। कैसी छाप? उसने पूछा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो नोटबुक निकाली, जर्नल नहीं, बल्कि एक दूसरी, उससे छोटी नोटबुक, जिसे मैं पिछले 3 सप्ताह से विशेष रूप से इसी पल के लिए अपने साथ लेकर घूम रहा था। मैंने इसे उस पन्ने पर खोला जिसे मैंने तैयार किया था। वो छाप बिल्कुल वैसी ही संरचना में थी जैसी आर्किटेक्ट की आभार वाली नक्काशी थी। कोई नकल नहीं, बल्कि एक जवाब। कुछ नया कहने के लिए उसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। आभार नहीं, जब मैंने इसे डिजाइन किया था तब जर्नल में लिखा था। स्वीकारोक्ति, एक्नॉलेजमेंट। हम यहाँ थे, हम समझ गए, हमने निर्माण किया। ये, मैंने कहा, पूर्वी दीवार पर, आर्किटेक्ट की बारीकियों के ठीक नीचे। उसने उस डिजाइन को देखा। हम सब? उसने पूछा। अध्याय 99, वो सब कुछ जो बाद में घटित हुआ, अंतिम भाग, हम सब, मैंने कहा। हमारी छाप, निशान। जिसने भी इसे बनाया है। उस नींव में जहां से यह शुरू हुआ था, वो एक लंबे पल के लिए खामोश रहा। हाँ, उसने कहा, ऐसा ही करो। हम उद्घाटन के दिन के अंत में उस नींव वाले कमरे में एकत्र हुए। हम 8 लोग, वे मुख्य 8 लोग, जो अलग अलग शुरुआतों से लेकर अब तक यहां मौजूद रहे थे। माहिरन ने दीवार पर उन निशानों को उकेरा। उसके हाथ स्थिर और सटीक थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने 30 सालों तक वेत में नावों की मरम्मत की थी, और जो आज कुछ ऐसा कर रहे थे जो हर चीज के बाद तक हमेशा बचा रहेगा। वो पत्थर इतना पुराना था कि किसी भी निशान को हमेशा के लिए संजोकर रख सकता था। आर्किटेक्ट की बारीकियों के ठीक नीचे और संरचनात्मक नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर बनी वो दीवार, उन लोगों का रिकॉर्ड जिन्होंने इस नींव के ऊपर निर्माण किया था। 8 निशान, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। उद्घाटन से पहले वाले सप्ताह में हर व्यक्ति ने अपना निशान खुद चुना था। मेरा निशान एक चौखट, दहलीज था, एक दरवाजे का प्रतीक जो दोनों तरफ से खुला था। वो चौखट जो सोचती है। कायल का निशान एक भार वहन करने वाली संरचना, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, थी। 3वीं सदी के वास्तुशिल्प संकेतन से लिया गया वह प्रतीक जो उस तत्व को दर्शाता है जो बिना दिखे सब कुछ थामे रखता है। सेराफिन का निशान एक खुला अभिलेखागार, ओपन आर्काइव, था।
एक ऐसे स्रोत के लिए जिसे उसने अपनी संकेतन प्रणाली में विकसित किया था, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। कैलम का निशान नायक की छाप, हीरोज मार्क थी, लेकिन बदली हुई। पारंपरिक प्रतीक को यह दिखाने के लिए बदल दिया गया था कि इसे थोपा नहीं गया, बल्कि खुद चुना गया था। माहिरन का निशान एक खुला हुआ दरवाजा था। वाल्ड्रिस का निशान एक ऐसा रास्ता था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था, आगे की तरफ, हमेशा आगे की तरफ। तेवरिस का निशान खंड का प्रतीक, फ्रैगमेंट सिंबल था, स्कॉलरली सीट की सूची में इस्तेमाल होने वाला वो संकेत जो किसी बड़े हिस्से के एक भाग को दर्शाता था। और ओरवास्ते चेन का निशान, जो उद्घाटन के लिए आए थे और जिन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के एक निशान की पेशकश की गई थी, कई कुर्सियों वाली एक मेज। इस दीवार के लिए स्कॉलरली सीट का अपना खुद का डिजाइन दिया गया था। 8 निशान। जब माहिरन ने काम पूरा कर लिया तो वो पीछे हट गई। हमने दीवार की तरफ देखा। ऊपर आर्किटेक्ट की बारीकियां थीं, नीचे हमारे निशान थे। हमारे पैरों के नीचे के पत्थरों से होकर गुजरता हुआ वो संरचनात्मक नेटवर्क जो महल के नीचे बने उस नींव वाले कमरे से जुड़ता था, उस कमरे से जिसका निर्माण इतिहास के शुरू होने से भी पहले हुआ था। शुरू करो, महल की उस दक्षिणी दीवार ने कहा था। हम शुरू कर चुके थे, हम निर्माण कर चुके थे। तो फिर, कैलम ने कहा। हाँ, तो फिर, सेराफिन ने भी सहमति जताई। वाल्ड्रिस ने अपने निशान को धीरे से छुआ, बस एक बार, फिर अपना हाथ हटा लिया। माहिरन ने अपनी पूरी समझ को खुला रखकर दीवार की तरफ देखा और कहा, बेहद खूबसूरत। तेवरिस ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। वो उद्घाटन के पूरे दिन अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखता रहा था। मुझे लग रहा था कि वो आने वाले कई महीनों तक इस बारे में लिखता रहेगा। ओरवास्ते चेन ने अपने निशान, कई कुर्सियों वाली उस मेज को देखा और कहा, स्कॉलरली सीट की चौथी सदी इसी से परिभाषित होगी। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं, और साम्राज्य का अगला दशक भी, कायल ने कहा। और जो कुछ भी इसके बाद आएगा, रिकॉर्ड ऐसा ही कहेगा, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, तुम इसे लिखोगे, मैं इसे लिखूंगा, मैंने कहा। और फिर यह समानांतर पाठ समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद रिकॉर्ड जारी रहेगा, लेकिन किसी एक कथावाचक के बिना। हर उस व्यक्ति के साथ जो इसमें अपना योगदान देगा। और तुम? सेराफिन ने पूछा। मैं अपना योगदान दूंगा, मैंने कहा। मैं यहीं रहूंगा, लिखता हुआ, अगले सवाल पूछता हुआ, अगली खोजों के संदर्भों को आपस में जोड़ता हुआ। मैं रुका। बस अब इसे किसी एक कहानी की तरह बयां नहीं करूंगा। वो अकेली कहानी अब पूरी हो चुकी है। अब जो आगे आने वाला है, वो किसी एक विवरण से कहीं बहुत बड़ा है। जो आगे आने वाला है, माहिरन ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि उन शब्दों का आनंद लेना था जो 30 सालों तक पास न होने के बाद उसे वापस मिले थे। जो आगे आने वाला है, वाल्ड्रिस ने उसकी बात दोहराई। उसका आगे की तरफ देखने वाला शब्द। सब कुछ, कैलम ने कहा। और यह बात बिल्कुल वैसे ही दिल को छुई जैसे हमेशा छूती थी जब भी वह इसे कहता था, पूरी तरह से, बिना किसी दिखावे के, उस व्यक्ति के पूरे विश्वास के साथ जिसका बिल्कुल यही मतलब था। हम एक ऐसी इमारत के नींव वाले कमरे में खड़े थे जिसे हजारों साल पहले इसी पल के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसे बनाने वाले लोगों के निशानों से घिरा हुआ था, और हमारे ऊपर वाचन कक्षों, पुरालेख और छोटे निजी स्थानों में वो रिकॉर्ड मौजूद था, जो अब यहां आने वाले हर किसी के लिए उपलब्ध था। नीचे जो थामे है, ने नीचे से सब संभाला हुआ था। ऊपर की वास्तुकला पूरी तरह से अडिग खड़ी थी। आर्किटेक्ट की कोडिंग दीवारों में समाई हुई थी, और महल के नीचे का वह नींव वाला कमरा अपने भीतर उस दक्षिणी दीवार के आखिरी शब्द को संजोए हुए था। शुरू करो, हम कर चुके थे। यहाँ इस अंतिम अध्याय है, अध्याय 100, अंतिम प्रविष्टि। उस रात मैंने समानांतर पाठ, पैरेलल टेक्स्ट की अंतिम प्रविष्टि लिखी। तहखाने में नहीं, पूर्वी विंग के कक्ष में, यानी मेरे कमरे में, जहां सुबह की रोशनी 8 बजे तक पूर्वी खिड़की से आ जाती थी और डेस्क को बिल्कुल उसी तरह पार करती थी जैसा कायल ने कहा था, और दक्षिणी खिड़की जो बगीचे की तरफ खुलती थी, और बढ़ई द्वारा लगाई गई वे अलमारियां जो अब किताबों से पूरी तरह भर चुकी थी और जिन्हें सहारा देने के लिए बढ़ई बिना कहे ही अलमारियों का एक दूसरा सेट भी लगा गया था। मैं शाम की रोशनी में डेस्क पर बैठ गया और मैंने जर्नल खोला। इसके आखिरी खाली पन्ने को पलटा। मैं हफ्तों से इस पन्ने को देख रहा था, ये जानते हुए कि यह वहां है, ये जानते हुए कि मैं इसके करीब पहुंच रहा हूं। चौखट, दहलीज होने के गुण का मतलब था कि मैं इस जुड़ाव को महसूस कर सकता था, कहानी के भीतर रहकर भी, बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ होना, वो नजरिया जो दोनों को एक साथ देख सकता था। अंतिम प्रविष्टि, मैंने लिखा, ये बिल्कुल वैसा ही था। 1 साल पहले मेरी मौत एक ऐसी कहानी को पढ़ते हुए हुई थी जिसने कहा था कि अंजाम तय है। मैं उसी कहानी के भीतर जाग उठा।
मैं छोटा था, एक उधार के शरीर में था और मेरे पास कोई योजना नहीं थी, सिवाय इस ज्ञान के कि अंजाम क्या होना चाहिए और इस विश्वास के कि इसे बदला जा सकता है। वो विश्वास आखिरकार सही साबित हुआ। जो बात मुझे नहीं पता थी, जो बात मैं कहानी के बाहर रहकर कभी जान ही नहीं सकता था, वह ये थी कि यह बदला हुआ अंजाम दिखेगा कैसा। मुझे लगता था कि बदलने का मतलब है सही लोग सही घटनाओं में जीवित बच जाएं और संकट का समाधान हो जाए। मुझे लगता था कि ये दोबारा लिखना सिर्फ उस संकट को टालने के बारे में था, लेकिन ये दोबारा लिखना बाकी की हर एक चीज के बारे में था। वो सम्राट जो कभी 39 सरकारी संदेशों की समीक्षा करता था और जिसके पास अब एक नोटबुक है। वो नायक जिसने खुद अपना असली रूप पा लिया। वो पुरालेखपाल आर्काइविस्ट जिसने आगे की तरफ देखना सीखा। वो महिला जिसने उस दरवाजे को खोल दिया जिसे उसने 30 सालों से बंद रखा था। वो गिल्ड जिसे उसी रूप में दोबारा खड़ा किया जा रहा है जिसके लिए उसे हमेशा से होना तय किया गया था। वह शून्य का देवता जो इच्छाएं करना सीख रहा है और जिसकी पहली इच्छा आभार व्यक्त करने की है। आर्किटेक्ट का वापस घर लौट जाना, नीचे जो थामे है का सब कुछ थामे रखना। यह इमारत, होम, घर, एक ऐसी नींव के ऊपर बनी हुई जो इतिहास से भी पुरानी है। वो रिकॉर्ड जो निरंतर जारी है। ये सब कुछ सिर्फ संकट का समाधान नहीं, बल्कि लोग जो बदल चुके हैं, जो बदल रहे हैं, जो वो सब कुछ बन रहे हैं जिसके वे हमेशा से काबिल थे पर उन्हें अब तक वैसा होने के लिए सही परिस्थितियां नहीं मिली थी। ये दोबारा लिखना असल में यही था। यही वो चीज थी जिसे मैं कहानी के बाहर से यहां ढूंढने आया था। वे बातें जो मैं अब जानता हूं और पहले नहीं जानता था। सच्चा इतिहास उस बात का रिकॉर्ड नहीं है जो शक्तिशाली था। यह उस बात का रिकॉर्ड है जो वहां मौजूद, प्रेजेंट था, जिसने अपनी गर्माहट छोड़ी। चौखट, दहलीज होने का गुण कोई पुल नहीं है। ये जीने का एक तरीका है, एक ही समय में भीतर और बाहर दोनों तरफ होना। यहां आने से पहले भी यह मेरा ही था, बस मुझे यह नहीं पता था कि यह किस लिए था। घर वो जगह नहीं है जहां से आप शुरुआत करते हैं। यह उस जगह पर होने का एहसास है जहां आपको होना चाहिए। आप इसे सुबह की उस रोशनी से पहचान लेते हैं। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे ऐसे लोग नहीं होते जिन्होंने हार मान ली है। वे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि सही चीज को होने में आखिर कितना समय लगता है। खास लोगों की परवाह करना उस चीज से ध्यान भटकाना नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप समझते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। कहानी तय नहीं है, कहानी हमेशा लिखी जा रही है। आप इसे हमेशा लिख रहे हैं। पूछा गया हर एक सवाल, कही गई हर एक सच्ची बात, सही नजरिए से देखा गया हर एक इंसान, ये सब कुछ उस कहानी को लिखना ही है। इसे अच्छे से लिखना। मैं क्या हूं? अर्जुन मेहता की मौत एक मंगलवार को हुई थी और वह अपने पीछे एक ऐसे इंसान को छोड़ गया जो एक सुरक्षित दूरी से कहानियों से प्यार करता था। रेन को जन्म से पहले ही चिन्हित किया गया था और वह महल के गलियारों में शराब लाने का काम करते हुए जीता था। अब मैं जो हूं वो इन दोनों से मिलकर बनी एक चीज है, न तो पूरी तरह से वो, न पूरी तरह से ये, और न ही कोई बिल्कुल नई चीज, बल्कि कुछ ऐसा जो इन दोनों के जुड़ाव, ओवरलैप से उभर कर सामने आया है। भीतर और बाहर, वो चौखट, दहलीज जिसने अपनी स्थिति खुद चुनी। बस रेन जो ठहर गया, इतना ही काफी है। ये वास्तव में सब कुछ है। आगे क्या होने वाला है, रिकॉर्ड जारी रहेगा। इमारत इसे सहेज कर रखेगी। स्कॉलरली सीट चलती रहेगी। तेवर इस आने वाले दशकों तक सबसे बेहतरीन तरीके से झक्की इनसफरेबल बना रहेगा। सेराफिन गिल्ड के पुनर्गठन को पूरा करेगी और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा काम होगा और यह अच्छा होगा। कैलम आखिर कैलम ही रहेगा, यानी कि वो कुछ इस तरह से अनोखे अंदाज में खुद अपने असली रूप में रहेगा जो हर किसी को हैरान करता रहेगा, जिसमें वो खुद भी शामिल है। पेट्रा इन सब बातों को सुनेगी और सही सवाल पूछेगी। वाल्ड्रेस हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। माहिरन उस दरवाजे को खुला रखेगी। नीचे जो थामे है सब कुछ थामे रखेगा। ऊपर की वास्तुकला अडिग रहेगी। कायल अर्थ वाला हिस्सा, मीनिंग सेक्शन, लिखेगा और यह इस बात के बारे में कही गई सबसे सच्ची बात होगी कि यह साल आखिर क्या था, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह रिकॉर्ड में अपनी सही जगह पर रहे। इसका कुछ हिस्सा हमारा होगा और हमेशा हमारा ही रहेगा, और यही अंतर बिल्कुल सही है। मैं लिखूंगा, मैं ऐसे सवाल पूछता रहूंगा जिनके जवाब देने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़े। मैं तहखाने में, वॉर रूम में, नींव वाले कमरे में, पूर्वी विंग के कक्ष में रहूंगा, और रास्ते पर भी रहूंगा जब रास्ता सही होगा, और वहां भी रहूंगा जहां भी अगली कोई सच्ची बात मौजूद होगी। मैं कुछ इस तरह से अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा कि कोई भी चीज छूटने न पाए।
मैं इस अस्तित्व के लिए आभारी रहूंगा, अपने लिए भी और बाकी हर किसी के लिए भी। मैं ठहरूंगा। जो कहानी लिखी गई थी उसने कहा था कि अंजाम तय था। और करीब से देखो, जो कहानी घटित हुई वो अब भी जारी है। ये बिल्कुल इसी पल घटित हो रही है, निरंतर आगे बढ़ते हुए, उस इमारत में जो सच को सहेज कर रखती है, सुबह की उस रोशनी में जो पूरब से आती है, उस नींव में जो इतिहास के शुरू होने से भी पहले बनाई गई थी। यह आगे भी घटित होती रहेगी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है। यही सबसे सच्चा अंत है। कोई अंत नहीं है। यहाँ सिर्फ अगली सुबह है। और सुबह की रोशनी बहुत अच्छी है। मैंने जर्नल, पत्रिका बंद कर दिया। पूर्वी विंग के कक्ष की शाम की खामोशी में कुछ पल के लिए बैठा रहा। नीचे शहर वही कर रहा था जो शहर अक्सर करते हैं, निरंतर चलते रहना, साधारण, अपनी जिंदगी जी रहे लोगों से भरा हुआ। उन लोगों के जीने का वो खूबसूरत और स्वाभाविक अंदाज जो बस जीवंत है। ऊपर आसमान में तारे निकलने लगे थे। तहखाने में दीवारों पर उनकी नक्काशियां उकेरी हुई थीं। महल के नीचे बने उस नींव वाले कमरे की दक्षिणी दीवार कह रही थी, शुरू करो। उत्तरी दीवार पर नीचे जो थामे है ने अपना आभार उस संरचनात्मक भाषा में लिखा था, जो किसी ऐसी चेतना की भाषा थी जो इच्छाएं करना सीख रही थी। होम घर नाम की उस इमारत के वाचन कक्षों में वो रिकॉर्ड हर उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा था जो ये जानना चाहता था कि वास्तव में क्या घटित हुआ था। वॉर रूम में शायद कायल खिड़की के पास खड़ा होगा, या फिर नोटबुक के साथ काम की मेज पर बैठा होगा, या फिर दोनों काम एक साथ कर रहा होगा, जो कि खुद उसका अंदाज था। मैं कुछ ही पलों में उसे ढूंढने जाने वाला था, लेकिन पहले बस ये पल, ये कमरा, ये शाम और अपनी अंतिम प्रविष्टि के साथ बंद हो चुका ये जर्नल। जो कहानी लिखी गई थी उसने कहा था कि अंजाम तय था, पर ऐसा नहीं था। ऐसा कभी था ही नहीं। ये कहानी बिल्कुल इसी पल लिखी जा रही थी, विशिष्ट लोगों द्वारा, विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट परवाह के साथ किए जाने के उस अनूठे संचय द्वारा। और यह आगे भी लिखी जाती रहेगी, और इसे लिखना ही इसका असल उद्देश्य था, और वो उद्देश्य निरंतर जारी था, और वो निरंतरता ही सब कुछ थी। मैं उठ खड़ा हुआ, अपना कोट पहना, जर्नल को हाथ में लिया, और आगे जो भी आने वाला था उसे ढूंढने निकल पड़ा। हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन हर अंजाम एक नई कहानी की शुरुआत भी बन सकता है। इस इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। ए फ्लैट तैयार हो जाइए एक और मिस्टीरियस, इमोशनल और एक्शन पैक्ड स्टोरी के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली कहानी का पहला चैप्टर मिस मत कीजिए।